बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी सेकेंड और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज़ आवर चैप्टर और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। रिमेंबर दैट हम जब भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हासिल करते हैं हमें कुछ नेचुरल सोर्सेज से भी मिलते हैं ये, या ज़्यादातर हम इनको लैब में प्रोड्यूस करते हैं, लैब में बनाते हैं। जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है दैट इज़ बेंजीन। तो फिर इसी बेंजीन को यूटिलाइज़ करते हुए हम बहुत सारे दूसरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, या बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम बेंजीन भी हासिल कर सकते हैं। सो बेसिकली हम बात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डिस्कवरी की जब होगी तो हम सबसे पहले बेंजीन को स्टडी करेंगे। देन पहली दफ़ा जो बेंजीन को डिस्कवर किया गया वो 1825 में माइकल फैराडे नामी साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया और इसने ऑयल्स जो हैं उनकी हाइड्रोलिसिस से के दौरान जब उसने इसको कंडेंसेट एक ड्राइव हुआ उसमें से बेंजीन को उसने डिस्कवर किया। एक ऐसा ऑयल, ऐसा कंडेंसेट जो हमें हासिल होता था एक गैस से, और वो गैस हम एलिमिनेटिंग यूजेस में लेके आते थे, उससे लाइटनिंग को इस्तेमाल करते थे। व्हेल जो फ़िश है उसके ऑयल से वो गैस प्रोड्यूस होती थी, इसको हम एलिमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। उससे जो कंडेंसेट हासिल होता था उसमें से पहली दफ़ा माइकल फैराडे ने 1825 में डिस्कवर किया बेंजीन को। तो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ बेंजीन इज़ फ्रॉम द ऑयली कंडेंसेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गैस दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हेल ऑयल, यानी व्हेल जो मछली है उसके ऑयल में। अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के जो नेचुरल सोर्सेज उनमें से दो बड़े सोर्सेज जो हैं वो हमारे कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमारे हाइड्रोकार्बन के जो मेन सोर्सेज हैं वो तीन हैं, नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है। तो उनमें से जो दो कोल और पेट्रोलियम ये ही बेसिक सोर्सेज हैं, नेचुरल बेसिक सोर्सेज फॉर गेटिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले मैं कोल को डिस्कस करूंगा, उसके बाद पेट्रोलियम पे आते हैं। कोल को जिस वक्त हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिस वक्त हम कोल को कार्बनाइज करवाते हैं, उसकी कार्बनाइजेशन करेंगे या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, हमें तीन तरह के प्रोडक्ट हासिल होते हैं। वन इज़ द कोल गैस, सेकेंड इज़ द कोल टार, थर्ड इज़ द कोक। कोक को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इसको फिर ब्रिक्स जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक किलिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और जो कोल गैस के बारे में सुन लें, इसमें हाइड्रोजन होती है, अमोनिया होती है, इसके अलावा मीथेन होती है, इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड है। इन सब गैसेस का जो मिक्सचर वो कोल गैस है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल गैस की बात हो गई, कोक की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कोल टार की। देन कोल टार के बारे में याद रखिएगा, ये ब्लैकिश मटेरियल, एक विस्कस सा मटेरियल होता है, और जब हम इसमें से तमाम इसके पोर्शंस जो हैं या इनकी फ्रैक्शंस को हम सेपरेट आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इस कोल टार से मिलेंगे, जिसमें बेंजीन से लेके ज़ाइलिन्स, फिनोल्स भी हमें मिलते हैं। यानी ज़्यादातर जो कोल टार है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमें कोल टार से मिलता है, दैट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ गेटिंग और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो ये तो था कोल से हासिल करना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। तो यहाँ से हम बहुत सारे ज़ाइलिन्स, टोलुइन, फिनोल्स, बेंजीन्स, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन्स हम कोल टार से हासिल करेंगे। दूसरा जो मैंने आपको सोर्स बताया दैट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से भी हमें बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हासिल होते हैं। पेट्रोलियम की जिस वक्त हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट आउट किया जाता है। तो जिस वक्त स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को जो पेट्रोलियम में से हम हासिल करते हैं, हम उसकी रीफॉर्मिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं। याद रखिएगा
पेट्रोलियम की जो हम कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं, रिफॉर्मिंग क्या है? इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स फॉर इंक्रीजिंग द quality of the fuel की quality को, और for increasing the octane number of the fuel we use a technique that is catalytic reforming of petroleum और hydrocarbons। तो इस दौरान जब हमारे मतलूबा प्रोडक्ट हासिल होते हैं we get branched aliphatic hydrocarbons, उसी वक्त हम बहुत सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एज अ बाई प्रोडक्ट हासिल करते हैं। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग को हम हाइड्रोफॉर्मिंग भी कहते हैं और हमें इससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ये जो काम है 500 to 550 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोफॉर्मिंग की जाती है या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग की जाती है। इस दौरान हम कैटलिस्ट जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं सपोर्टेड बाय एलुमिना Al2O3, ये हमारा कैटलिस्ट होगा। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग या हाइड्रोफॉर्मिंग करते हुए हम बेसिकली 3 तरह के रिएक्शंस जो हैं उनको फेस करेंगे, जिसमें जो स्ट्रेट चेन है वो हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स तक पहुंचाते हैं, यानी बेसिकली मैं बेंजीन की बात करूंगा। तो ये 3 तरह के प्रोसेस हैं, वन इज़ डीहाइड्रोजिनेशन, सेकंड इज़ साइक्लाइजेशन, थर्ड इज़ आइसोमेराइजेशन। तो सबसे पहले डीहाइड्रोजिनेशन में अगर देखें तो मेरे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, तो मैंने किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे जब इसको डीहाइड्रोजिनेट किया तो ये कन्वर्ट हो गया इनटू बेंजीन, दैट इज़ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सेकंड प्रोसेस जो हाइड्रोफॉर्मिंग में किया जाता है दैट इज़ साइक्लाइजेशन। तो मैं स्ट्रेट चेन एन हेक्सेन को लेता हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ ब्रांच्ड चेन, बट एक्सीडेंटली आई कैन गेट सम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देयर। तो एन हेक्सेन जो है वो साइक्लाइज होके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद मैं आइसोमेराइजेशन की बात करूँ तो मेरे पास मिथाइल साइक्लोपेंटेन है। जब भी मैं इसकी आइसोमेराइजेशन करूँगा तो अल्टीमेटली आई विल गेट बेंजीन, दैट इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोफॉर्मिंग में मैंने 3 बेसिक टेक्निक का सहारा लिया, दैट इज़ डीहाइड्रोजिनेशन, साइक्लाइजेशन एंड आइसोमेराइजेशन। तो तीनों में अगर आप गौर करें एक बात कदर मुश्तरक है, हम उतने कार्बन वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हासिल कर रहे हैं जितने कार्बन ऑलरेडी हमारे रिएक्टेंट में मौजूद थे। मतलब एन हेक्सेन में 6 थे तो 6 कॉर्नर वाला, ना तो किसी कार्बन की कमी होगी ना किसी कार्बन का इजाफा होगा। स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन होंगे उतने ही हमें एरोमेटिक कंपाउंड में नज़र आएंगे। और जब हम हाइड्रोफॉर्मिंग कर रहे होते हैं या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कर रहे होते हैं उस वक्त जो हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हासिल होते हैं उसमें बेंजीन होता है, ज़ाइलिन्स होते हैं, टॉल्यूइन्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें एन हेप्टेन से हमें टॉल्यूइन मिलेगा इसकी साइक्लाइजेशन से। अल्टीमेटली हमें ज़्यादातर ज़ाइलिन्स हासिल होते हैं और टॉल्यूइन हासिल होते हैं। इफ़ वी वांट टू गेट बेंजीन फ्रॉम टॉल्यूइन और ज़ाइलिन, बहुत कम अमाउंट में हमें डायरेक्ट बेंजीन मिलेगा कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से। तो बेंजीन हासिल करने के लिए जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होंगे इस प्रोसेस में, जो ज़ाइलिन्स हैं, टॉल्यूइन्स हैं, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बेंजीन के अंदर। तो हमारे पास एक प्रोसेस है, जैसे ये टॉल्यूइन है, मैं इसकी हाइड्रोजिनेशन करूँगा और हाई टेम्परेचर पे, और यहाँ से CH3 निकलेगा और एक H को लेते हुए मीथेन बना लेगा और आई विल गेट अ बेंजीन। तो मैं टॉल्यूइन को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड हाइड्रो डी अल्काइलेशन। सो ये हाइड्रो डी अल्काइलेशन है क्योंकि मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा हूँ विद रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप, सो इट इज़ हाइड्रो डी अल्काइलेशन प्रोसेस। सो ये कुछ नेचुरल सोर्सेज थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिंथेटिक मेथड्स जो हैं या हम लैब के अंदर या इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, सिंथेसाइज कैसे करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।